हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोस्टा। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ 4 या 5, 4 और 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंगुलर मोशन फॉर ईटा प्रिपरेशन शेयर कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो ये है कि फॉर अ बेंक्ड रोड अगर वी आर और जी आपस में बराबर हो तो सेफ एंगल की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि बेंक्ड रोड है, फॉर अ बेंक्ड रोड V और R और G बराबर है तो आपने थीटा सेफ थीटा की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हैं कि सेफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स V स्क्वायर डिवाइड बाय RG। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अपनी जगह पे, V स्क्वायर अपनी जगह पे, चूंकि इन्होंने कहा कि R भी V के बराबर है और G भी V के बराबर है तो R की जगह भी V और G की जगह भी V, तो V और V स्क्वायर और V स्क्वायर कैंसिल। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई बाय 4 और पाई बाय 4 का मतलब है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सेकंड क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ बेंक्ड रोड इज 0.5। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आपके पास 0.5 हो देन व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ कार। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। जिसका वेट है 100 न्यूटन, गाड़ी का वेट 100 न्यूटन है। उम्मीद है आपको फार्मूला याद होगा, लेक्चर में टॉपिक में आपको बताया था मैंने क्लासेस में कि as we know that for a bent road centripetal force is equal to weight coefficient of friction plus sin theta, coefficient of friction plus sin theta। जबकि आपको कहा गया कि एंगल जो है वो 45 है। इसमें क्या है 100 न्यूटन एट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री ऐड कर लें, इधर लिख लेता हूं ब्लैक के साथ। वेट 100 न्यूटन है लेकिन एंगल इज 45 डिग्री, द एंगल इज 45 डिग्री। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है, इसके फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेट की वैल्यू हमें मिली है 100, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 एंड साइन ऑफ 45 डिग्री, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज 100.5 प्लस 0.707। इससे आता है Fc is equal to 100 multiplied by 1.2 something and centripetal force is 120 Newton approximately या 121 न्यूटन और 120 न्यूटन ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। इसमें करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करें और इसके मुताबिक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि if the speed of geostationary satellite is v and the speed of earth is u, तो कौन सा रिलेशन होना चाहिए। ये है जनाब अर्थ। मैं डायग्राम से समझा देता हूं क्वेश्चन। ये अर्थ है, ठीक है, होगा, और ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है, इसमें ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। अगर जमीन के रोटेशन का जो स्पीड है वो u है और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो स्पीड ऑफ रोटेशन है या रिवॉल्यूशन है वो v है। सैटेलाइट का स्पीड v है और इसका u है और ये जियोस्टेशनरी है, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगा। तो सिंपल है, ज्यादातर स्टूडेंट मोर देन 99% स्टूडेंट ऑप्शन ए लेते हैं कि v और u बराबर है, क्योंकि उनके जहन में है कि ये जियोस्टेशनरी है और ये जमीन के साथ साथ घूमता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट बड़ा है। तो एक बड़े रास्ते पर एक छोटे रास्ते के साथ कंपटीशन है और दोनों में सेम जगह पे पहुंचना है, तो बड़े रास्ते को स्पीड ज्यादा रखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां से, मेरे साथ एक दूसरा बंदा है और हमने एक टारगेट पर पहुंचना है, लेकिन उसने छोटे रास्ते से जाना है और मुझे बड़े रास्ते से जाना है और हमें एक टाइम में पहुंचना है, एक ही वक्त में पहुंचना है, तो छोटे वाले रास्ते का स्पीड कम और बड़े वाले रास्ते का स्पीड ज्यादा होगा। तो इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है, यानी ये दोनों जमीन और सैटेलाइट, जो सैटेलाइट एक ही टाइम में अपना चक्कर पूरा करती है।
अगर ये एक ही टाइम में चक्कर पूरा करते हैं तो जमीन का ऑर्बिट छोटा है, इसको स्लो जाना पड़ेगा, और जो स्टेशन सैटेलाइट का ऑर्बिट बड़ा है तो इसको फास्ट जाना पड़ेगा, तो v will be greater than u. The correct option is option B, v will be greater than u. क्वेश्चन नंबर ये 3 था जो अभी मैंने सॉल्व किया, ये 3 था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं हमारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द बोर्ड क्या है कि जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो जनाब ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट का फार्मूला है रूट, ये g, ये मास ऑफ अर्थ, ये अर्थ का मास है, डिवाइड बाय ऑर्बिट रेडियस। क्या इस फार्मूले में शेप है? तो आपका वो नहीं है। क्या इसमें सैटेलाइट का साइज है? नहीं है। क्या इसमें मास ऑफ सैटेलाइट है? नहीं है। इसका मतलब है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो है वो ना सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है, ना उसके साइज पे डिपेंड करता है, ना उसके शेप पे डिपेंड करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। इनमें से कोई भी आंसर जो है वो उस पे डिपेंड नहीं करता, ऑल ऑफ दीज इन सब पे इंडिपेंडेंट है। द लास्ट क्वेश्चन अमंग द गिवन क्वेश्चंस 5 फॉर अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। अगर सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में है, ये जमीन है और ये इसके इर्द गिर्द सैटेलाइट घूम रहा है, तो बताओ कि इस सैटेलाइट के लिए एक्सेलरेशन के हालात क्या है। तो बहुत आसान सा आंसर कि as we know that the motion of satellite is uniform angular motion, और यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता और एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होता। तो ये नॉन जीरो, ये जीरो और ये जीरो, और ये ऑप्शन लाई करता है ऑप्शन बी में, AC नॉन जीरो, AT जीरो और अल्फा बी जीरो। So the correct answer is option B. Good luck dear students. Hope I will upload MCQs more and more and soon. Thank you very much. Allah Hafiz.